मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में अब तक हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग। बैंक शब्द हम लोगों ने बहुत सुना है, काफी पॉपुलर शब्द है। हमारे आसपास शहरों में, बाजारों में, यहाँ तक कि गांव में भी कई तरह के बैंक होते हैं। बैंक रुपया जमा करते हैं और फिर उस जमा किए गए रुपए को किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण दे देते हैं, है ना। मुद्रा जमा की जाती है, मुद्रा ही ऋण के रूप में दे दी जाती है। बैंक कभी कभी मुद्रा का ट्रांसफर भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुद्रा को भेजने का कार्य भी करते हैं। तो बैंक कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के व्यवसाय करने वाली जो भी संस्थाएं होती हैं उन सभी को हम बैंक कह सकते हैं। और जो बैंक होते हैं ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय बैंक और दूसरा होता है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक लाभ कमाने के लिए मुद्रा का लेन देन करता है और जो केंद्रीय बैंक होता है वो व्यावसायिक बैंकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो नीति नियम बनाता है, जो कार्य करता है, उसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, ये दोनों बैंक व्यावसायिक बैंक के उदाहरण हैं। एसबीआई भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसे हम सरकारी बैंक भी कह सकते हैं। सार्वजनिक बैंक इस तरह के बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास होता है या सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। और जो एचडीएफसी बैंक है ये निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व सरकार के पास न होकर किसी व्यक्ति के पास, किसी निजी फर्म के पास होता है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंकों को व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है, वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है और आम बोलचाल में इन्हें कॉमर्शियल बैंक भी कह दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक बैंक। ये जानते हैं व्यापारिक बैंक कैसे कार्य करते हैं और इनके कार्य करने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं ये मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, मुद्रा का व्यापार करते हैं और मुद्रा का व्यापार करके लाभ कमाते हैं। लाभ कमाने के लिए ये कुछ परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं और जो इनकी जमाएं होती हैं, बैंकों में जो रुपया जमा किया जाता है उसको हम देयताएं कहते हैं। तो अपनी देयताओं और परिसंपत्तियों के बीच में संतुलन स्थापित करके, उन दोनों का सही तरीके से प्रबंधन करके बैंक लाभ कमाते हैं और लाभ कमाने के कारण ही इन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि देयताएं और परिसंपत्तियां क्या होती हैं, बैंकों की देयताएं और बैंकों की परिसंपत्तियां क्या होती हैं, कैसे ये पैदा होती हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बैंकों की जो देयताएं होती हैं, देयताओं को हम जो बैंकों की जमाएं हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं। जो बैंकों में जो रुपया जमा होता है वही बैंक की देयताएं होती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार बैंक जो ऋण देते हैं ऋणी व्यक्तियों को या किसी कंपनी को या व्यक्ति को, वो ऋण बैंकों की परिसंपत्तियां होती हैं। देयताएं और परिसंपत्तियों की इस अवधारणा को, इन बातों को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है, आप बैंक का कोई भी नाम रख सकते हैं। एक बैंक है, बैंक में व्यक्ति ए रुपया जमा करता है। ठीक है, क्यों जमा करता है? जमा करने का उद्देश्य होता है आय अर्जित करना, ब्याज कमाना, या फिर अपने पैसे को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोग पैसा जमा करते हैं। और जो जमा बैंक में जो रुपया जमा किया जाता है, जो मुद्रा जमा की जाती है, बैंक उस जमा को ब्याज के साथ वापस करता है, जमा प्लस ब्याज। अगर 1,000 रुपये जमा हुआ है और 10% ब्याज पर जमा की दर है तो वापसी होगी 1,000 प्लस 1,000 का 10% यानी 100। तो 1,100 रुपया बैंक द्वारा जमा कर दिया जाता है और ए को इस जमा और निकासी की पूरी प्रक्रिया में कुल मिला के 100 रुपये की आय प्राप्त होती है। इसी आय के लिए कोई भी व्यक्ति
बैंक में रुपया जमा करता है। अब होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति ने बैंक में रुपया जमा किया, तो रुपया बैंक का तो है नहीं, रुपया जमा करता का होता है। एक शर्त के तहत या एक समझौते के तहत तो बैंक में जमा किया जाता है, वो शर्त ब्याज के साथ वापस करना होता है रुपये को। तो जैसे ही ए 1000 रुपये बैंक में जमा करता है, उसी समय बैंक की दायित्व हो जाता है ना, बैंक की देनदारी हो जाती है, बैंक की जवाबदेही हो जाती है। इसको हम देनदारी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। बैंक की देनदारी हो जाती है कि वो जब भी व्यक्ति ए रुपया मांगने आएगा, वो इस रुपये को वापस करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसको हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहते हैं, यहाँ शब्द बोला जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब दायित्व, देनदारी। हम किसी से कोई उधार लेते हैं या कोई हमारे पास अपने कोई सामान छोड़ जाता है किसी जिम्मेदारी के तहत, तो हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम उस सामान को उसके भरोसे के अनुसार वापस करें। बिल्कुल उसी को लाइबिलिटी कहा जाता है, देनदारी कहा जाता है। तो बैंकों की देनदारी जमा से पैदा होती है। जितना रुपया जमा हुआ है वही बैंक की देनदारी है, ब्याज के साथ। ठीक है। अब आते हैं परिसंपत्ति पर। जो 1000 रुपये बैंक में जमा हुआ है, बैंक करते क्या है, इस बैंक को लोन, व्यापारियों को इसको लोन कर देते हैं, उद्यमियों को या किसी भी व्यक्ति को जिसको ऋण की आवश्यकता होती है, उसको ऋण के रूप में दे देते हैं। ठीक है। और ऋण देते हैं और ऋण के साथ जब ये उद्यमी, हम मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति बी है, जो उद्यमी है, उसने बैंक से 1000 रुपये ऋण ले लिया, तो यहाँ पर भी एक शर्त होती है, एक समझौता होता है बैंक और इस उद्यमी ऋणी के बीच में, कि जब उद्यमी रुपया वापस करेगा, ऋणी, अब उद्यमी नहीं कहेंगे, हम ऋणी कहेंगे, ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणी है, ऋणी जब रुपया वापस करेगा तो 1000 रुपया मूलधन तो वापस करेगा ही, साथ में ब्याज भी वापस करेगा। और जो सामान्यतः ऋण पर जो ब्याज की दर होती है, वो जमा पर ब्याज की दर से अधिक होती है। अगर जमा पर ब्याज की दर हमने यहाँ 10% मानी है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि मान लीजिए ऋण पर ब्याज है 15%। तो अब 1000 के साथ 150 रुपये ब्याज के भी वापस करने होंगे। तो बैंक जब बी से जब रुपया बोरोवर से, बी व्यक्ति से, ऋणी व्यक्ति से रुपया वापस लेता है, अपने धन को वापस लेता है, तो उसको कुछ आय प्राप्त होती है ना, क्योंकि इस ऋण से आय प्राप्त होती है। 1000 रुपये ऋण दिया था और उसमें 150 रुपये की आय प्राप्त हुई है, तो इस ऋण से आय प्राप्त होती है, इसलिए हम इस ऋण को कहते हैं ये बैंक की परिसंपत्ति। बैंक की ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैंक की आय का सृजन करती है। तो बैंक की देयताएं जितनी जमा होती हैं वो सब बैंक की देयताएं होती हैं, और जितने भी ऋण होते हैं वो सब बैंकों की परिसंपत्तियां होती हैं। अब हम देखते हैं कि नकद कोष और अतिरिक्त कोष क्या होता है। देयता और परिसंपत्ति का कंसेप्ट हम बात कर चुके हैं। अब आगे बात करेंगे नकद कोष और अतिरिक्त कोष की। नकद कोष मतलब कैश रिजर्व, आम बोलचाल में कैश रिजर्व भी कहा जाता है इसको, और अतिरिक्त कोष को आम बोलचाल में एक्सेस रिजर्व कहा जाता है। अभी हमने उदाहरण लिया था, एक व्यक्ति ए था जो रुपया जमा करता है बैंक में, 1000 रुपये जमा करता है बैंक में, और दूसरा व्यक्ति बी है जो 1000 रुपया ऋण पा लेता है बैंक से। हमने कहा था कि 1000 रुपये जमा किया और 1000 रुपये ऋण कर दिया, है ना। बैंक के पास कोई रुपया बचा नहीं, यहाँ पर जो रुपया उसके पास जमा हुआ था, जो दायित्व आए थे, वो सब उसने परिसंपत्ति में बदल दिए इस उदाहरण के अनुसार। लेकिन वास्तव में होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए ये 1 जनवरी 2022 को बैंक में 1000 रुपये जमा करता है, और उसी दिन बैंक इस 1000 रुपये को बोरोवर को, ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण दे देता है, पूरे 1000 रुपये। ठीक है। और ऋणी व्यक्ति वो निवेश कर रहा था या उसे कहीं खर्च करने थे, वो ऋण लेता है बैंक से और कहीं जाके उस रुपये को खर्च कर देता है। अब अगले दिन क्या होता है, 2 जनवरी को व्यक्ति ए फिर से बैंक पहुंच जाता है, कहता है भाई कल मैंने आपको जो है रुपया दिया था, 1000 रुपये आपके बैंक में जमा किए थे मैंने, मुझे उसे वापस कर दो। बैंक कहता नहीं, हम आपको ब्याज के साथ अगले साल वापस करेंगे। व्यक्ति ए कहता कि नहीं, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे मेरा मूलधन ही वापस कर दो, क्योंकि मुझे अभी जरूरत है, 1 साल तक मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा, मुझे आज की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, कोई बहुत इमरजेंसी है कि मुझे 1000 रुपये निकालना ही है। अब बैंक बी को कॉल करता है कि भाई आप हमारे रुपये वापस करो। बैंक कहता है मैंने तो खर्च कर दिया है।
बोरोवर कहता है कि रुपया तो खर्च हो गया, वापस कैसे कर पाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है इस प्रक्रिया में, देखो 1 और 2 जनवरी की तारीख क्या देखें, तो ए ने बैंक में रुपया जमा किया, बैंक का दायित्व था इस रुपये को सुरक्षित रखकर ए को वापस करना जब ए उस रुपये को मांगेगा, है ना। लेकिन 2 जनवरी को जब ए ने रुपया मांगा तो उसको रुपया नहीं मिला, तो बैंक ने एक तरीके से जमाकर्ता का भरोसा तोड़ दिया, हम ये कह सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, और बी का भी भरोसा टूट गया, ऋण लेने वाले व्यक्ति का भरोसा टूट गया, उसने 1 साल के लिए ऋण लिया था, बैंक ने अगले दिन कह दिया रुपया वापस करो। तो ऐसी स्थिति में बैंक फेल हो जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए बैंक ने एक रास्ता निकाला, और वह रास्ता है नकद कोष और अतिरिक्त कोष का उपाय। एक बैंक नहीं, जितने भी बैंक अर्थव्यवस्था में होते हैं सब मिलकर ये रास्ता निकालते हैं, और कैसे उस पर काम होता है, कैसे वो कार्य करते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। बैंक क्या रास्ता निकालते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। बैंक एक तरीका अपनाते हैं, कहते हैं कि उसके पास जो भी जमा करता आएगा, है ना, वो चाहे A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे A3, ये सब जमा करता है। जो भी जमा करता आएंगे, वो जितना भी रुपया बैंक में जमा करेंगे, उसका कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा बैंक के पास हमेशा नकद के रूप में रहेगा, और कुछ हिस्सा अतिरिक्त माना जाएगा। जो हिस्सा नकद नहीं होगा उसको अतिरिक्त माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने नियम बना दिया कि 10% नकद रखा जाएगा। ठीक है, तो A1 ने 1000 रुपये जमा किए, तो अब A1 के खाते से यानी 1000 रुपये में से 100 रुपया नकद कोष रखा जाएगा बैंक के पास, और बचे 900 रुपये। जो 900 रुपये बच गए हैं उसे अतिरिक्त कोष कहा जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त कोष, नकद कोष। ऐसे ही A2 आया, A2 ने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये बैंक ने नकद कोष के रूप में रखा, और शेष बचा हुआ 9,000 रुपये अतिरिक्त कोष माना गया। ऐसे ही A3 हो सकता है 1,00,000 रुपये जमा करे, 1,00,000 रुपये जमा करेगा तो 10,000 रुपया नकद कोष के रूप में जमा हो जाएगा, है ना, और बाकी 90,000 रुपये अतिरिक्त कोष के रूप में जमा हो जाएगा। तो अब जो नकद कोष है ये हमेशा बैंक के पास रहता है। हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि हमने कहा था कि 1 जनवरी को ए ने रुपया जमा किया और बी को वो उसे वापस लेने आ गया। अगर कोई जमा करता इमीडिएट रुपया वापस लेने आता है, क्योंकि सभी जमा करता एक साथ रुपया नहीं मांगते हैं। ये व्यवहार में ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग रुपया जमा करते हैं बैंकों में, सबको बिल्कुल उसी समय रुपये वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जेंट नीड, जो इमरजेंसी वाली जो जरूरत आती है वो हर किसी की नहीं आती है, किसी किसी की आती है, और जरूरी नहीं कि जितना रुपया जमा है उतना ही पूरा वापस मांगा जाएगा। ठीक है, मांगा जाता उससे कम रुपया डिमांड में आता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बैंक क्या करता है, एक नकद कोष बना लेता है। इस नकद कोष से जमा करता तो बहुत होते हैं, हमने 3 का उदाहरण लिया यहाँ पर, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो इस जो सबका सबका जो रुपया जमा है उसमें से एक नकद कोष 10%, सबका एक एक 10% हिस्सा यहाँ बैंक के पास नकद के रूप में रहता है। तो इस नकद कोष में से बैंक इन जमाकर्ताओं की उन जरूरतों को पूरा करता है जो अचानक से पैदा होती है ना, कभी भी जमाकर्ता बीच जो अनिश्चित होती है, जमाकर्ता कभी भी बीच में आके मांग सकता है, इनको पूरा करने के लिए नकद कोष का प्रयोग किया जाता है। और जो शेष अतिरिक्त कोष रह जाता है, इस अतिरिक्त कोष को ही बैंक ऋण देने के काम में लाता है, ऋण देता है। ऋण देने से परिसंपत्तियों का सृजन होता है, और उससे जो ब्याज के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसी से बैंकों को लाभ मिलता है। तो इस तरीके से हमने व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की है। इसमें 4 कंसेप्ट मुख्य रूप से आए हैं कि देयताएं क्या होती हैं बैंकों की परिसंपत्तियां क्या होती हैं, नकद कोष क्यों बनाया जाता है, और अतिरिक्त कोष का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा अपने पास नकद रखते हैं, नकद कोष के रूप में रखते हैं। कुल जमा, अभी हमने उदाहरण लिया था, बिल्कुल वैसे ही है। कुल जमा का एक हिस्सा नकद कोष के रूप में रखा जाता है, जिसे कैश रिजर्व बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा अतिरिक्त कोष कहलाता है।
अतिरिक्त कोष, इसको एक्सेस रिजर्व कहा जाता है। एक्सेस, एक्सेस मतलब जो रह गया, नकद के बाद जो रह गया है उसको एक्सेस रिजर्व कहा जाता है। तो होता क्या है, जो नकद कोष होता है ये वास्तव में बैंक के ग्राहकों की उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है जो बैंकों के ग्राहक छोटे से नोटिस पर, अल्प नोटिस, छोटे नोटिस मतलब सीधे बैंक में आए, कहा कि हमें रुपए चाहिए, तो इसे हम कहते हैं अल्प नोटिस। तो अल्प नोटिस पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कोष रखा जाता है, जो रिजर्व रखा जाता है, उसको नकद कोष कहा जाता है। और जो अतिरिक्त कोष होता है ये बैंकों द्वारा अपनी आय अर्जित करने के लिए, परिसंपत्ति निर्माण करने के लिए अलग अलग उद्यमियों को या ऋणियों को ऋण दे के रूप में दे दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सेस रिजर्व है इसका संबंध बैंक की परिसंपत्तियों के सृजन से है ना, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। एक्सेस रिजर्व जितना अधिक होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, परिसंपत्तियों का सृजन होता है। ठीक है, एसेट्स पैदा होती हैं, एसेट्स जो है क्रिएशन होता है। और जो नकद कोष होता है इसकी जो जरूरत होती है ये हमेशा बैंक के पास कैश के रूप में रहता है, और ये ग्राहकों की अल्प नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि हमेशा कैश के रूप में बैंक के पास रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हम तरलता, बैंकों की तरलता कहा जाता है इसे। ठीक है, तरल रूप में बैंकों के पास रहता है। जो कैश होता है वो संपत्ति का तरल रूप होता है, नकद मुद्रा जो होती है संपत्ति का नकद तरल रूप होती है, इसलिए नकद कोष को तरल कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म कहा जाता है। और जो परिसंपत्तियों का सृजन होता है, ये जैसे किसी व्यक्ति को ऋण दिए गए हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक ने 1 लाख रुपए का अगर ऋण दिया है, तो बैंक के पास उसका एक बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एक प्रतिबंध पत्र होता है, वादा होता है, जिसमें उसकी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं या लिखित में कोई वादा होता है ऋणी का, तो बॉन्ड के रूप में ये परिसंपत्तियां बॉन्ड के रूप में बैंक के पास होती है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तरलता की। जो तरलता है यानी बैंकों के पास जो नकद रुपया है, सिद्धांत रूप से ये तो पूरा होना चाहिए, जितना ग्राहक ने बैंक में जमा किया है वो सब बैंक के पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर सभी रुपया अगर मांगा जाएगा तो जरूरत पड़ने पर बैंक का दायित्व है, बैंक की देनदारी है, बैंक को उसे वापस करना है ना। लेकिन अगर बैंक तरलता बढ़ा देंगे, तरलता ज्यादा रखेंगे अपने पास, तो फिर वो ऋण नहीं दे पाएंगे। नकद कोष और अतिरिक्त कोष का यही अंतर है। अगर नकद कोष 10% है, 100 रुपए जमा हुए, 10% नकद कोष है, तो नकद कोष में 10 रुपया रहेगा और 90 रुपए अतिरिक्त कोष के रूप में आ जाएगा। 90 रुपए संपत्ति का सृजन करने के लिए होगा। अगर 10% की बजाय नकद कोष अगर 2% रखा जाता है, तो 2 रुपये बैंक में जमा करना होगा नकद कोष के रूप में बैंक को, और बाकी 98 रुपया जो होगा वो परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होगा। तो अब दो स्थितियां हैं, एक और 90 रुपए का परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है, दूसरी ओर 98 रुपए से परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है। तो जब परिसंपत्ति के सृजन पर ज्यादा रुपया लगता है, ज्यादा मुद्रा काम में आती है परिसंपत्ति के सृजन के लिए, तो बैंकों को ज्यादा लाभ मिलता है। और जब परिसंपत्ति के सृजन के लिए जब कम मुद्रा होती है, तो बैंकों का लाभ उतना ही कम हो जाता है। तो बैंकों का, क्योंकि बैंक लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, और लाभ परिसंपत्तियों से ही कमाया जा सकता है, तो परिसंपत्ति के लिए जितना अतिरिक्त कोष अधिक होगा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए, बैंकों के लाभ कमाने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। इसलिए बैंकों की विशेष रुचि रहती है, या बैंकों का जो है, जो उनका जो निजी इंटरेस्ट है या उनका जो व्यावसायिक इंटरेस्ट है, वो इस बात पर है कि उनका अतिरिक्त कोष ज्यादा रहे, 100% रहे तो और भी अच्छा है, नकद कोष कम से कम रहे। ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। जो ग्राहक होते हैं, जमा करने वाले लोग होते हैं, जमा करने वाले जो जमा करता होता है, वो कभी भी अपना रुपया मांग सकते हैं, और जब रुपया मांगने पर नहीं दिया जाएगा तो फिर बैंकिंग सिस्टम फेल होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं। एक और, बैंक चाहते हैं कि उनको कम से कम तरल रखना पड़े अपने पास, है ना, तरलता जितनी कम होगी परिसंपत्ति का सृजन उतना ही अधिक होगा, उतने लाभ अधिक होंगे। तो कहने का मतलब यह है, बैंक की तरलता
और परिसंपत्ति के सृजन, परिसंपत्ति के सृजन क्षमता के बीच विलोम संबंध होता है ना। तो बैंक अगर विलोम संबंध होता है, अगर बैंक तरलता अधिक रखते हैं तो उनके पास ऋण देने के लिए, परिसंपत्ति का सृजन करने के लिए अतिरिक्त कोष कम हो जाता है। और अगर वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए अतिरिक्त कोष के रूप में ज्यादा रुपया रखते हैं तो फिर उनके पास तरलता बहुत कम हो जाती है। तो बैंक जब अपना जब व्यवहार करते हैं मतलब जब लेन देन करते हैं, जब मुद्रा का जमा करना और ऋण देने का जो काम करते हैं उसको मुद्रा का लेन देन कहते हैं। बैंक जब मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, मुद्रा का लेन देन करते हैं, तो उनके लिए तरलता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। तरलता के बीच संबंध, एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है ना। तरलता को कम रखा जाए तो बैंक नुकसान में आ सकते हैं, तरलता को और अधिक कर दिया जाए तो भी बैंकों को दीर्घकाल में हो सकता है कि उनको रुपया मिले ही ना जमा करने के लिए। तो इस न्यून तरलता और अधिक तरलता के बीच में संतुलन बनाने का जो सिद्धांत होता है वो बैंकों द्वारा हमेशा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ध्यान में रखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक मुद्रा का लेन देन करते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि बैंक जब भी ऋण देते हैं या रुपया जमा करते हैं तो तरलता को ध्यान में रखते हुए वो अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं। तरलता बैंक के गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम ऐसा कह सकते हैं। जब अगर तरलता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तरलता को प्रबंधित नहीं किया जाएगा, तरलता का सही से मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो ये बैंक के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा एक एक और कंसेप्ट होता है जिस पर बैंक जिस पर बैंक जो है बहुत ध्यान देते हैं, वो होता है सुरक्षा। तरलता की बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं सुरक्षा की। परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए जब बैंक ऋण देते हैं तो उनके साथ एक अनिश्चितता होती है, एक जोखिम होता है। जोखिम क्या होता है? जोखिम ये होता है कि हो सकता है जो रुपया बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है, हो सकता है रुपया वापस ना आए, है ना। क्योंकि जो ऋण का जो तरीका जो अपनाया जाता है बैंकों द्वारा, अग्रिम होता है। अग्रिम मतलब अभी रुपया दे दिया, बाद में वापस करना होता है। तो बाद में रुपया वापस आएगा या नहीं आएगा, ये अनिश्चितताओं से भरा होता है, ये जोखिम से भरा होता है। तो जो बैंकों के सामने जो जोखिम होता है, उस जोखिम से बचने के लिए बैंक सुरक्षा के मकसद से भी काम करते हैं, है ना। जोखिम से बचने का उद्देश्य होता है उनका। तो इसी जोखिम से बचने के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं, जो नीति अपनाते हैं उसे हम कहते हैं कि बैंक सुरक्षा के उद्देश्य से भी कार्य करते हैं। और जो बैंकों के जो जोखिम होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। जोखिम है दो प्रकार का होता है, एक तो बाजार जोखिम होता है ना, बाजार का जोखिम हो सकता है, और दूसरा होता है चूक का जोखिम। चूक का मतलब गलती का जोखिम। और ये दोनों जोखिम कैसे होता है हम इनकी बात भी करते हैं। इन्हें कहा जाता है चूक का जोखिम। जोखिम दो प्रकार के होते हैं बैंकों के सामने। एक है बाजार का जोखिम। बाजार का जोखिम का मतलब ये है, मान लीजिए व्यक्ति ने ऋण दे दिया, बैंक ने व्यक्ति को ऋण दे दिया, और ऋण देने के बाद बाजार में जो ब्याज की दर है वो बढ़ जाती है ना। ब्याज की दर बढ़ गई ऋण देने के बाद। अब जिस समय ऋण लिया गया उस समय कम ब्याज दर पर ऋण लिया गया है। जो उद्यमी है जिसने भी ऋण लिया था उसने पैसा निवेश कर लिया, ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुए कितना पैसा उसे वापस करना है। इस बीच अगर ब्याज की दर बढ़ जाती है बाजार में, तो फिर जो रुपया लौटाने वाला व्यक्ति है, जो ऋणी है, उसको अधिक ब्याज देना पड़ जाता है। और जब अधिक ब्याज देना पड़ता है तो वो ऋण चुकाने में उसकी असमर्थता बढ़ती जाती है, ऋण चुकाना उसकी सीमाओं से या उसकी क्षमता से बाहर होता जाता है। ऐसी स्थिति में जो ऋणी व्यक्ति होता है उसके ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती है ब्याज की दर बढ़ने पर, है ना। तो ब्याज की दर बढ़ने से जब ऋण जोखिम में चला जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर ब्याज की दर बढ़ रही है तो जो बैंकों के जो ऋण होते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। हो सकता है वापस आए या ना भी आए, उन पर खतरा बढ़ जाता है। तो इस खतरे को ही हम कहते हैं बाजार का जोखिम। दूसरा जो चूक का जोखिम होता है,
यानी ऋणों पर गलती की वजह से जो खतरा पैदा हो जाता है, जैसे बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दिया और ऋण देते समय ऋणी व्यक्ति के मूल्यांकन में उससे कहीं को गलती हो गई, या फिर उसे बाद में पता चलता है कि अरे उससे कुछ जो है, जो ऋण देने की क्षमता उस व्यक्ति की थी, ऋणी व्यक्ति की उतनी नहीं थी जितना उसको ऋण दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो जो खतरा पैदा होता है ऋणों को, उसे कहा जाता है चूक का जोखिम। तो इन जोखिमों से बचने के लिए बैंक सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य करते हैं। हमने पहले बात की थी कि बैंक तरलता को अपने अपनी गतिविधियों के जो केंद्र में तरलता को एक उद्देश्य मानकर चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही सुरक्षा को भी ऋणों को जोखिम से बचाने के लिए या ऋणों पर जोखिम को कम से कम करने के लिए सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा मुद्रा का व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बैंक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करते हैं, है ना, ऋण दे रहे हैं, अगर वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऋण दे रहे हैं तो उनकी दो तरह की परिसंपत्तियों का सृजन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यापार में होता क्या है, जिस व्यापार में जोखिम जितना अधिक होता है ना, अधिक जोखिम अधिक लाभ की संभावनाओं को लाता है। जोखिम जितना अधिक होगा, लाभ की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है, लाभ की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, और जोखिम जितना कम होगा, लाभ उतना ही कम होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, एक पर्सन है 1 और दूसरा है 2। एक व्यक्ति ने अपना पैसा जमा किया बैंक में निवेश कर दिया उसने, उसको 4% से लेकर 7% तक का या 8% तक का ब्याज प्राप्त होता है, तो उसको 4 से 7% आय प्राप्त होती है। दूसरा व्यक्ति है जो अपने इसी रुपये को जमा करता है बैंक में न करके शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट ऐसा बाजार होता है, ऐसा मुद्रा बाजार है जहां पैसा खर्च किया जाता है, बिल्कुल जुए की तरह होता है कि आपका रुपया जो जमा हुआ है वो कम होकर भी वापस आ सकता है, अधिक होकर भी वापस आ सकता है, और उसमें नुकसान की जोखिम अधिक होता है। शेयर मार्केट में बैंकों की तुलना में अधिक जोखिम होता है, हम ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो रिटर्न होते हैं वो सामान्यतः 10% के आसपास होते हैं, है ना, 10% के आसपास। इसका मतलब यह है कि इसमें आय यानी लाभ अधिक होने की संभावना होती है। ठीक है, तो कम जोखिम वाले परिसंपत्तियां और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियां। अगर बैंक सरकारी परिसंपत्तियों को खरीदता है तो जोखिम उसमें कम है, तो रिटर्न भी कम होता है। अगर बैंक ऐसी परिसंपत्ति को खरीदता है जो शेयर मार्केट में लगी हुई है, शेयर मार्केट में लगी हुई है, तो उनमें जोखिम अधिक होता है, तो वहां पर लाभ मिलने की संभावना भी अधिक होती है। तो अब बैंक के सामने एक चुनौती होती है कि वो किसको चुने, कम जोखिम वाली परिसंपत्ति को चुने। बैंक जो है परिसंपत्ति में निवेश करते हैं, हमने कहा कि जो ऋण होते हैं वो परिसंपत्तियों पर खर्च किए जाते हैं, तो कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर ऋण दिया जाए या कम जोखिम वाली संपत्तियों में निवेश किया जाए, या फिर अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति पर निवेश किया अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति पर निवेश किया जाए। इन दोनों निर्णयों के बीच में बैंक के सामने एक दुविधा होती है। तो इन दोनों के बीच में बैंक को संतुलन बनाना पड़ता है। अगर वो बहुत कम जोखिम वाली परिसंपत्ति पर निवेश करता है तो हो सकता है कि उसको कोई अधिक लाभ ना मिले, उसको जो भी लाभ मिल रहा है हो सकता है कि उससे जो है बैंक की अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बैंक चलाने के ही खर्च निकल पाए मुश्किल से, है ना। और अगर अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति में निवेश करता है तो संभावना तो है कि लाभ मिलेगा, लेकिन साथ में ये संभावना भी है कि अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों में नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। तो बैंक जब सुरक्षा के उद्देश्य से जब मुद्रा का व्यवसाय करता है तो उसको कम जोखिम वाली परिसंपत्तियां और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों का सही अनुपात चुनना पड़ता है। वो अपना पूरा रुपया कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर निवेश नहीं कर सकता है, और अपना पूरा रुपया अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति पर निवेश भी नहीं कर सकता। उसको इन दोनों ही तरह की जोखिम वाली परिसंपत्तियों को सही अनुपात में चुनना पड़ता है। तो ये होता है बैंक की व्यापारिक गतिविधियों में सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य करने का तरीका। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बैंकों का, वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का। अब हम बात करते हैं लाभदायकता।
हमने पहले बात की थी कि जो तरलता उद्देश्य होता है बैंकों का, वहां पर बैंकों के सामने दुविधा होती है कि बैंक अपने पास तरलता अधिक रखें या फिर परिसंपत्तियों का सृजन अधिक करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर तरलता अधिक रखी जाती है तो परिसंपत्तियों का सृजन कम होगा, अगर परिसंपत्तियों का सृजन अधिक किया तो तरलता कम होगी। तरलता अधिक रखने पर परिसंपत्तियों का सृजन कम हो जाता है, लाभ कमाने की संभावनाएं कम हो जाती है। और तरलता अधिक रखने पर तरलता अधिक रखने पर लाभ कमाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और तरलता कम रखने पर हो सकता है कि बैंक की जो ग्राहकों की जो नोटिस पर जो डिमांड होती है, अल्पकालीन नोटिस पर जो डिमांड होती है, उनको पूरा करना मुश्किल पड़ जाए। दोनों ही स्थितियों में बैंकों का नुकसान हो जाता है, तो बैंकों को इन दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना पड़ता है। जब हमने सुरक्षा की बात की थी तो वहां पर कम जोखिम वाली परिसंपत्तियां और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियां, है ना, कम जोखिम और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियां, इन दोनों में से बैंक किस पर निवेश करे या किस जोखिम को कितनी मात्रा में चुने, कम जोखिम वालों पर कितना खर्च निवेश करे और अधिक जोखिम वालों पर कितना निवेश करे, इस पर भी बैंकों को निर्णय लेना पड़ता है। तो ये सुरक्षा उद्देश्य से कम जोखिम और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति का चयन करना पड़ता है, उनके बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ता है। और तरलता उद्देश्य से बैंक जब कार्य करते हैं तो तरलता और परिसंपत्ति में सृजन यानी कैश रिजर्व और एक्सेस रिजर्व के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ता है। अब होता क्या है, तरलता जितनी अधिक होती है, तरलता जितनी अधिक होती है, लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। अगर तरलता अगर अधिक है तो लाभदायकता कम हो जाती है। और जबकि बैंक लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय करते हैं। अगर बैंक लाभ नहीं कमाएंगे, लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है बैंकों का, अगर वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें अपने स्टाफ की सैलरी, मजदूरी, है ना, अपने जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं बैंक चलाने के लिए, जो पूंजी चाहिए होती है, कंप्यूटर चाहिए, कागज चाहिए, रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, इंक चाहिए, है ना, कई तरह की मशीनों का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो उनका खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये स्थिति भी बैंकों के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बैंक तरलता और जोखिम, तरलता और सुरक्षा, इन दोनों उद्देश्यों को मुख्य रूप से ध्यान रखते हुए अपने सभी आर्थिक या मौद्रिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और मौद्रिक गतिविधियों को पूरा करते हैं। लाभदायकता भी उनका एक उद्देश्य होता है, लेकिन लाभदायकता तरलता और सुरक्षा की दृष्टि में थोड़ा सा कम वरीयता वाला होता है। अ, तो इस तरीके से हमने देखा कि बैंक जब भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं या मुद्रा का लेन देन करते हैं, मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, तो उनके सामने तीन उद्देश्य मुख्य रूप से होते हैं। पहला उद्देश्य होता है तरलता के मामले में संतुलन स्थापित करना। दूसरा होता है सुरक्षा का उद्देश्य होता है सुरक्षा को संतुलित करना। सुरक्षा का उद्देश्य होता है जिसमें कम जोखिम और अधिक जोखिम के बीच में, कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों और अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। और जो तीसरा जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभदायकता। अगर कोई ऋण लाभदायी नहीं है तो बैंक ऋण नहीं देते। अगर कोई किसी परिसंपत्ति से आय होने की संभावना नहीं है तो बैंक ऋण नहीं देते हैं, क्योंकि उस ऋण की या उस परिसंपत्ति की लाभदायकता शून्य है या फिर खराब है। ठीक है, तो बैंकों के कार्य के जो तरीके थे, बैंकों के कार्य करने के पीछे मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो तीन सिद्धांत होते हैं, तरलता, सुरक्षा और लाभदायकता। इसे ध्यान रखेंगे। और अब हम अभी तक हमने बात की थी कि व्यापारिक बैंक जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे तरलता और सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। तरलता, सुरक्षा और लाभदायकता, इन तीन उद्देश्यों को, इन तीन नीतियों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि व्यापारिक बैंक क्या कार्य करते हैं और वो कार्य किस तरीके से किए जाते हैं। व्यापारिक बैंक सामान्यतः 5 तरह के कार्य करते हैं। वैसे इसमें जो चौथा कार्य है ये दूसरे कार्य से संबंधित है। हम 4 तरह के कार्य भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 5 तरह के कार्यों की बात कर रहे हैं। एक है जमा स्वीकार करना, लोग जो भी रुपया जमा करना जाते हैं बैंक में, बैंकों की
कार्य है कि वो उस रुपये को स्वीकार करे जमा के रूप में। फिर बैंक ऋण देते हैं, जरूरत ऋणी व्यक्तियों को जिनको ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण दिया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी सेवाएं भी देते हैं। हम इन सबकी एक एक करके टॉपिक वाइज एक एक करके सभी कार्यों की डिटेल से बात करेंगे। बैंक विदेशी व्यापार में सहायता देते हैं, इसको हम कहेंगे कि वित्त उपलब्ध कराते हैं, है ना। विदेशी व्यापार में वित्त उपलब्ध कराना व्यापारिक बैंकों का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में भी अक्सर आता है, साख निर्माण। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। अब ये सब कार्य कैसे बैंक द्वारा किए जाते हैं, इसकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जमा स्वीकार करने का। बैंक का जो कार्य है किस तरीके से किया जाता है। बैंक जमा स्वीकार करना बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है। लोग जब भी रुपया जमा करने बैंक में जाते हैं, या लोगों के पास जो मुद्रा होती है, उनके खर्चों को चलाने के बाद जो उनके पास जो मुद्रा बच जाती है, उन्हें लगता है कि बचत करनी चाहिए, उस बचत को बैंकों में इन 4 रूपों में जमा किया जाता है। एक बचत बैंक जमा के रूप में, चालू जमा के रूप में, सावधि जमा के रूप में और आवर्ती जमा के रूप में। अब ये जमाएं होती क्या हैं, हम इसकी थोड़ी सी इनकी सबकी विशेषताएं, एक एक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जो बचत बैंक जमा होती है, ये सामान्यतः इस तरह के खाते होते हैं या इस तरह की जमाएं होती हैं जो बचत, छोटी बचत अल्पकालिक बचत है, बहुत कम समय के लिए अल्पकालिक बचत के रूप में चलाई जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी आ रही है, सपोज उसकी हर महीने सैलरी 50,000 रुपये आती है ना, तो 50,000 रुपये में से उसका कुछ खर्च मान लेते हैं, 25,000 रुपये खर्च रोज की पूरे महीने भर का खर्च है उसके अनुमान से, और 15,000 रुपये अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए बैंक में जमा कर लेता है, बचे 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये क्या करेगा, वो अपने बचत बैंक में जमा कर लेगा। बचत बैंक में जमा करने का इसका उद्देश्य, इसका फायदा ये होता है, लाभ ये होता है कि अगर व्यक्ति को अपने घरेलू खर्च के अलावा कोई आकस्मिक जरूरत आती है, तो उसमें बैंक में जाएगा और रुपया निकाल सकता है ना। और क्योंकि इनके जो लेन देन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेन देन सीमित होने का मतलब है एक महीने में लिमिट फिक्स हो जाती है कि एक महीने में अधिकतम 5 लेन देन होंगे, या एक महीने में 10 लेन देन होंगे, है ना। एक महीने में आप 10 बार ही रुपया निकाल पाएंगे। एक बार में अगर आप 5 बार से अधिक रुपया निकालेंगे, तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, शुल्क देना पड़ेगा बैंक को। तो इस तरह की कुछ शर्तें होती है बचत बैंक जमा पर, और इस पर नाम मात्र का ब्याज लगता है, 3%, 4%, इतना ब्याज ग्राहक को मिलता है। जिस व्यक्ति ने बचत बैंक के रूप में जमा किया है, उसको 3% के आसपास ब्याज मिलता है। ठीक है। तो चालू जमाएं होती हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, इसमें लेन देन की कोई सीमा नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं कि असीमित लेन देन होता है। असीमित लेन देन का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने चालू जमा के रूप में जो उसका जो रुपया जमा है, उसमें से एक दिन में सैकड़ों बार रुपये निकाल सकता है, बैंक से मांग सकता है रुपये वापस, और जब उसके पास रुपये होते हैं तो सैकड़ों बार वो एक ही दिन में जमा भी कर सकता है। तो इस तरह की जो जमा होती है उसको चालू जमा कहते हैं। असीमित लेन देन इसकी विशेषता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है लेन देन सीमित रखने की, और इसमें जो ब्याज होता है वो ब्याज नहीं मिलता, 0% ब्याज दर होती है इसकी, चालू जमा की कोई ब्याज नहीं मिलता है। सामान्यतः व्यापारी लोग होते हैं, दुकानदार लोग होते हैं, जो अपने रोज के खर्चे को चलाने के, दुकान के रोज के खर्चे को चलाने के लिए जो उपयोग करते हैं रुपए का, लेन देन का जो उपयोग करते हैं जमा के रूप में, उसको चालू जमा के रूप में जमा कर दिया जाता है। फिर एक और आती है महत्वपूर्ण, सावधि जमा। सावधि जमा ऐसी जमाएं होती हैं जो निश्चित समय के लिए बैंकों में जमा कर दी जाती है। कोई व्यक्ति है, उसे पता है कि उसके पास कुछ रुपया आ गया अचानक से कहीं से, या कुछ रुपया बच गया, और उसको लगता है कि अब वो बचा हुआ रुपया उसके कम से कम अगले 3 महीने तक कहीं खर्च नहीं होना है, उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे बचे हुए रुपये को जो जमा करता होता है, ग्राहक होता है बैंक में, निश्चित अवधि के लिए, मैंने 3 महीने का उदाहरण दिया है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, 3 महीने के लिए लॉक इन पीरियड पे कहते हैं इसको, जमा कर देता है। इस पर ब्याज दर जो होती है वो सामान्यतः बचत बैंक जमा से अधिक होती है ना। सभी जितनी भी जमाएं होती है बैंकों की, 4 तरह की जमा की हमने बात की है, उन सब में सबसे अधिक जो ब्याज की दर होती है वो सावधि जमा की होती है। अगर
सेविंग बैंक अकाउंट में 3% ब्याज मिल रहा है, तो सावधि जमा में 6%, 7%, इतना ब्याज मिलता है। ठीक है, ये ब्याज साल, हम जब वार्षिक ब्याज, जो ब्याज की दर की जब भी बात होती है तो वो वार्षिक होती है, तो हम वार्षिक ब्याज की दर की बात कर रहे हैं। सावधि जमा को आम बोलचाल में एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, हम अर्थशास्त्र में जब पढ़ते हैं या कॉमर्स में जब पढ़ते हैं तो इसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। ऐसे ही आवर्ती जमा होती है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार। जिन लोगों की आय कम होती है, या जिन लोगों की आय कम होने की बजाय रेगुलर होती है ना, नियमित आय जिनकी होती है, वो इस तरह की बचत जमाओं का उपयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए हर रोज 100 रुपये बचते हैं शाम को काम करने के बाद, तो वो क्या करता है, हर रोज 100 रुपये प्रतिदिन की दर से बैंक में रुपया जमा करता रहता है। ठीक है, और ऐसे एक लिमिट, एक टाइम लिमिट पूरा होने के बाद, 1 साल, 6 महीना, या 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का भी टाइम होता है इसमें, तो टाइम पूरा होने के बाद उस टाइम तक आरडी की, इस रिकरिंग जमा की, आवर्ती जमा की जो भी अवधि होगी, अगर मान लीजिए 5 साल है, तो 5 साल तक 100 रुपये प्रतिदिन लगातार बैंक में जमा किया जाएगा, और 5 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद सभी पूरा रुपया जो है ब्याज के साथ वापस ले लिया जाता है। सामान्यतः जो जो आवर्ती जमा की जो ब्याज दर होती है वो टाइम डिपॉजिट से थोड़ी कम होती है। सेविंग बैंक अकाउंट, बचत बैंक जमा की ब्याज दर 3% अगर है, और सावधि जमा की ब्याज दर अगर 6% है, तो आवर्ती जमा की ब्याज दर 5% के आसपास, यानी टाइम डिपॉजिट जो सावधि जमा होती है उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन बचत बैंक जमा से आवर्ती जमा की ब्याज दर अधिक होती है। अब हम आते हैं अपने अगले बैंक के अगले कार्य पर, व्यापारिक बैंक के अगले कार्य पर, जो है ऋण देने का कार्य। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बैंक जो ऋण देते हैं वही बैंकों की परिसंपत्ति होती है, और इसी परिसंपत्ति से बैंकों की आय का सृजन होता है। ये जो बैंक जो लाभ कमाते हैं वो परिसंपत्तियों के सृजन से ही कमाते हैं। तो ऋण देना मतलब परिसंपत्तियों का सृजन करना। तो जो बैंक होते हैं वो परिसंपत्तियों का सृजन इस तरीके से करते हैं। हमारे पास 4 तरीके यहाँ पर लिखे गए हैं: नकद ऋण देना, मांग ऋण देना, ओवरड्राफ्ट देना, और विनिमय बिल की भुनाई। है ना, 4 तरह के जो कार्य होते हैं बैंकों के, ये चारों कार्य बैंकों की परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 4 कार्य हैं ये बैंकों के ऋण देने वाली कैटेगरी है ना। ऋण देने का जो कार्य करते हैं बैंक, वो 4 तरह के होते हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं नकद ऋण की। नकद ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को किसी सिक्योरिटी के बदले में, जमानत के बदले में दिए जाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति ए जब बैंक से ऋण लेता है, बैंक से जब ऋण लेता है, इसके बदले उसे बैंक के पास अपनी कोई कीमती चीज, कोई कीमती वस्तु, कोई कीमती प्रॉपर्टी जमानत के रूप में रखनी पड़ती है। इसी को हम कहते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, या सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं भी कह सकते हैं, जमानत के रूप में रखा जाता है भी कह सकते हैं, गिरवी रखता है भी आम बोलचाल में कहा जाता है। तो ऐसे ऋणों को कहा जाता है नकद ऋण। जो व्यक्ति ए है, जो ऋणी है, वो जमानत के रूप में मान लीजिए कोई आभूषण रख देता है बैंक के पास, है ना, क्योंकि आभूषण है वो किसी बहुमूल्य धातु का बना होता है, लेकिन वो मुद्रा की तरह कार्य नहीं करता है। व्यक्ति को जब मुद्रा की जरूरत होती है तो आभूषण उसने बैंक में रख लिए, और उसके आभूषण के मूल्य के बराबर मुद्रा प्राप्त कर ली बैंक से, वही उसका ऋण होता है। और जब ग्राहक या ए इस ऋण को जमा कर लेता है बैंक की शर्तों के अनुसार, तो जमा करने के बाद उसे आभूषण या जो भी सिक्योरिटी थी वो पूरा वापस मिल जाती है, या फिर वो उसी जमानत के आधार पर एक नया ऋण ले सकता है। तो इस तरह के ऋणों को हम नकद ऋण कहते हैं। दूसरा आता है मांग ऋण। मांग ऋण भी नकद ऋण की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें नकद ऋण से थोड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो मांग ऋण होते हैं ये कॉल पर वापस करने पड़ते हैं, इसलिए इनको कॉल लोन कहा जाता है। कॉल पर वापस करने का मतलब यह है, बैंक जब भी कहेगा, मान लीजिए बैंक ने ऋण दिया कुछ समय के लिए,
है ना, ए को ऋण दे दिया और बैंक जब चाहे तब इसकी वसूली कर ले। जो नकद ऋण है उसका टाइम फिक्स होता है, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसे जो ऋण दिए जाते हैं उनको हम नकद ऋण कहते हैं। लेकिन जो मांग ऋण होते हैं उनका उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो जब बैंक जब चाहे तब इस ऋण की वसूली करता है। ऐसे ऋणों को हम कहते हैं, जब चाहे बैंक वसूली करता है, ऐसे ऋणों को कहा जाता है मांग ऋण। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट भी एक ऋण की एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की हैसियत के अनुसार, हमने पहले भी बात की थी हैसियत क्या होती है, अ, अभी नहीं की है, हाँ आगे बात करेंगे हम। हैसियत या साख जो भी है, व्यक्ति की हैसियत के अनुसार मतलब व्यक्ति लोन लेने के बाद उस लोन को चुका पाता है या नहीं चुका पाता है ब्याज के साथ, है ना। उसकी जो एक क्षमता होती है लोन को वापस करने की, उधार को वापस करने की, उधार चुकाने की क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं व्यक्ति की हैसियत। ठीक है, तो व्यक्ति की हैसियत के अनुसार व्यक्ति को बैंक एक सुविधा देता है कि अगर उसके अकाउंट में 0 रुपये हैं, अकाउंट में अगर कोई रुपया नहीं भी है, ठीक है, 0 रुपया होने के बावजूद बैंक ऐसी सुविधा देता है अपने ग्राहक को कि वो एक लिमिट के अंतर्गत, जैसी उसकी हैसियत है, अगर हैसियत अधिक बड़ी है तो हो सकता है कि वो एक बार में उसे 1 लाख रुपए निकालने की अनुमति दे दे, जीरो बैलेंस होते हुए भी, है ना। या फिर हो सकता है कि उसे 10,000 रुपये लेने की अनुमति दी जाए। तो दोनों व्यक्ति की, ग्राहक की हैसियत पर निर्भर करती हैं दोनों सीमाएं, वो चाहे 1 लाख की होगी या 10,000 की होगी या फिर इससे भी अधिक या कम होगी, ये व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। लेकिन बैंक ऐसी सुविधा अपने ग्राहकों को देता है। इसी सुविधा, और ये जो रुपया दिया जाता है जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी, ग्राहक जब बैंक से रुपया ले लेता है तो इस रुपये को ऋण की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको ऋण ही बैंक इसको ऋण मानता है। इस रुपये को 1 लाख रुपए को जब वापस किया जाएगा, जब बैंक वापस लेगा तो ब्याज के साथ वापस लेता है, और इसको आम बोलचाल में ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ऐसी सुविधा को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसमें कागजी कार्रवाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती, जबकि नकद ऋण और मांग ऋण में कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। और जो हैसियत वाली जो बात है, ओवरड्राफ्ट वाली बात है, इसमें आप व्यक्ति को कोई अपनी सिक्योरिटी अलग से देने की जरूरत नहीं होती है, बैंक उसका पहले से ही हिसाब रखता है हैसियत के रूप में। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आता है विनिमय बिल की भुनाई। अब हम विनिमय बिल की भुनाई की बात करते हैं, उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं विनिमय बिल किससे कहते हैं, विनिमय बिल क्या होता है। यहाँ पर हमको दो कंसेप्ट का सीखने हैं, दो कंसेप्ट का पता लगाना है, दो कंसेप्ट की बात करनी है। एक है विनिमय बिल क्या होता है और दूसरा है विनिमय बिल की भुनाई क्या होती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं विनिमय बिल की। विनिमय बिल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, काल्पनिक उदाहरण है। एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक कॉमन रिलेशन है, वो है बैंक, है ना। यानी तो ए और बी दोनों किसी बैंक से या किसी ट्रेजरी से जुड़े हुए। ठीक है, बैंक और ट्रेजरी दोनों ज्यादा अंतर नहीं होता है। ट्रेजरी हम सामान्यतः सरकारी खजाने को ट्रेजरी बोल देते हैं, और बैंक भी ट्रेजरी का कार्य करते हैं। तो हम बैंक की ही बात करेंगे। एक व्यक्ति ए है, दूसरा है बी, और एक है बैंक। ठीक है, मान लेते हैं बी ने ए से कोई सामान खरीदा, कुछ भी खरीद लिया या रुपया ले लिया, उधार ले लिया। यानी उधार किसके पास गया, बी के पास। ए से बी को उधार दिया गया। अब बी ने क्या देना चाहिए इसके बदले, पेमेंट देनी चाहिए, है ना, भुगतान करना है। तो देनदारी किसकी हुई, बी की। बी की देनदारी हो गई है तो इसको हम कहेंगे ऋणी। जिसको ऋण वापस करना है उसको हम कहेंगे ऋणी, है ना, उसी की देनदारी होती है। और जो ए है इसकी परिसंपत्ति बन गई, है ना, क्योंकि रुपया आना है वापस तो इसकी एसेट बन गई वो। इसको हम कहेंगे ऋणदाता, क्योंकि इसने ऋण दिया, उधार दिया है। उधार देना और ऋण देना दोनों एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम ए को कहेंगे हम ऋणदाता और बी को कहेंगे ऋणी। तो एक जिस समय इनका ये सौदा होता है उधार देने का और भविष्य में भुगतान करने का, है ना, भविष्य में भुगतान करना ही उधार होता है। जिस समय इनकी ये बात होती है उसी समय ए क्या करता है, कागज का एक टुकड़ा लेता है, एक कागज लेता है और कागज में एक लिखित आदेश करता है। ठीक है, लिखित आदेश करता है कागज में। कागज मतलब जैसे
अब कागज ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे आपका A4 शीट होती है सफेद कागज, ऐसा ही होगा। वो स्टैम्प पेपर भी हो सकता है, या कोई पहले से कोई फॉर्मेट बना हुआ भी हो सकता है, या फिर सादे कागज में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ए जो है लिखित आदेश करता है बी को, और उस आदेश में लिखा क्या होता है? लिखित आदेश करेगा किसी डेट पर, जिस डेट में इनका सौदा हुआ है उस डेट पर वो आदेश किया जाएगा। मान लीजिए वो सौदा हुआ है 10 जनवरी 2022 को सौदा हुआ है, तो 10 जनवरी की डेट में सौदा किया लिखा जाएगा इस कागज पर, इस आदेश में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कि बी को आदेशित किया जाता है, बी को आदेशित किया जाता है, बी को आदेश दिया जाता है कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कौन सी तारीख होगी? जनवरी है, 10 जनवरी की डेट में सौदा हुआ है, तो फरवरी मार्च, है ना? 2 महीने बाद या 11 मार्च 22 को, 11 मार्च 2022 को मुझे, ऑर्डर कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो इसका मुझे का मतलब है ए कह रहा है अपने लिए, बी को आदेश कह रहा है कि 2 महीने बाद मुझे, या मेरे ऑर्डर पर, ऑर्डर लिखा जाता है, या मेरे ऑर्डर पर किसी अन्य व्यक्ति को रुपये, कितने रुपये? यहाँ पर जो भी सौदा हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपये का सौदा हुआ है, रुपये 10,000 वापस करें। ठीक है, क्यों करें? क्योंकि पहले रुपया लिया है, और वैल्यू रिसीव्ड, है ना, जो मूल्य प्राप्त किया है उसके बदले 10,000 रुपये वापस करें। 2 महीने बाद बी को ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कागज, जो आदेश लिखा हुआ जो कागज होता है, ये आदेश लिखा हुआ जो ये कागज है, लिखित आदेश है, इसी को हम बोलते हैं विनिमय बिल। इसी को विनिमय बिल कहा जाता है। विनिमय बिल, इसे कॉमर्शियल बिल भी कहते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो है विनिमय बिल। विनिमय बिल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। जिस व्यक्ति को उधार दिया गया है, जिस व्यक्ति को ऋण दिया गया है, उसको ऋणदाता आदेश करता है कि एक निश्चित अवधि के पास, एक निश्चित अवधि के बाद ऋणी व्यक्ति ने ऋणदाता को, या फिर ऋणदाता के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को रुपया वापस करना है। ठीक है, ये आदेश होता है। अब इसमें ये तो दो पार्टी की बात होगी, ए और बी की, एक ऋणदाता है, दूसरा ऋणी है। अब हम बात करते हैं विनिमय बिल की भुनाई की। विनिमय बिल समझ में आ गया। जब विनिमय बिल की भुनाई की जब बात करते हैं, तो इसमें बैंक भी शामिल हो जाता है, एक तीसरी पार्टी आ जाती है, बैंक। ठीक, कौन सी डेट लिखी थी? 10 जनवरी 22 को ऑर्डर किया था, विनिमय बिल इस तारीख को बना है, और 11 मार्च को भुगतान हो सकता है 2 महीने बाद, है ना? तो अब बैंक क्या, ये ए क्या करेगा, इस बिल को अपने पास रख लेता है, और 11 मार्च को किसी दूसरे व्यक्ति को, या खुद बैंक जाता है, या फिर अपने किसी रिलेटिव को, या फिर जिसके साथ उसने सौदा किया है, किसी और के साथ भी व्यापार किया होगा ये ने, उसको ये विनिमय बिल दे देता है। और जो विनिमय बिल जिसके पास है वो बैंक के पास जाता है, और बैंक इस डेट पर 11 मार्च को, या 11 मार्च के बाद किसी भी डेट को जो भी बिल लेकर आया है उसे 10,000 रुपये दे देता है, और बिल को अपने पास रख लेता है। ठीक है, और बिल को अपने पास रख लेगा। जब बी जो ऋणी व्यक्ति है, तो इसके पास रुपये आएंगे, तो बैंक बिल को अपने पास रखता है, और बिल वापस इस व्यक्ति को दे देता है, और इसके बदले रुपया वसूल कर लेता है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मान लीजिए व्यक्ति ए है, जो इसको 2 महीने बाद जो इसको भुगतान किया जाना है, 2 महीने बाद की बजाय इसे 1 महीने में जरूरत पड़ जाती है। इसको 10 फरवरी को ही 10,000 रुपये की आवश्यकता हो जाती है, मान लेते हैं 10 फरवरी 2022 को। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? इसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, ये इसे विनिमय बिल को लेकर बैंक के पास जाता है, और बैंक से कहता है कि भाई 10,000 रुपये का विनिमय बिल है, मुझे इसको कैश करा दो, इसका इसके भुना दो। कैश करा दो मतलब इसकी भुनाई कर दो। तो बैंक कहता है कि हम भुनाई तो कर देंगे, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? वो कहता है कि इसमें 2 महीने बाद लिखा है, 2 महीने 11 मार्च को होता है, आप 10 फरवरी का आ गए हो, एक ही महीने में कैसे हो जाएगा? तो ए कहता है कोई बात नहीं, 10,000 की वैल्यू है, आपका जो भी चार्ज लगता है या जो भी ब्याज दर है आपकी, उसके हिसाब से आप इसमें डिस्काउंट कर लो, उतना डिस्काउंट पर मुझे दे दो रुपया, यानी विनिमय बिल को डिस्काउंट पर खरीद लो। तो बैंक अपनी शर्त रख लेता है, ठीक है हम 10,000 रुपया बिल, विनिमय बिल हम खरीद लेते हैं, और आपको इसके बदले रुपया दे देंगे, लेकिन हम इसको डिस्काउंट पर खरीदेंगे।
मान लीजिए बैंक ने कहा कि वो 5% डिस्काउंट पर खरीदेगा, ठीक है, 5% डिस्काउंट पर खरीदेगा। तो 5% डिस्काउंट पर खरीदने का मतलब यह है कि 1000 रुपया 10,000 रुपये का था, 10,000 का 5%, 500 रुपये, है ना। तो बैंक इसको खरीदेगा 10,000 माइनस 500, यानी 9,500 रुपये। और बैंक इसको कहेगा, ए को कहेगा कि भाई 9,500 रुपये का है आपका बिल, आपको 9,500 रुपये मिल सकते हैं। ऋणदाता ए है, इसको रुपए की आवश्यकता है, कहता है ठीक है, ये 5,000 रुपये पकड़ता है और बिल को बैंक को दे देता है। अब 11 मार्च को बैंक क्या करेगा, इसी बिल को, है ना, इसी बिल को बी के पास भेज देता है, कहता है भाई आपकी देनदारी है इतनी, वापस करो इसे। अब लेकिन यहाँ बैंक ने दिए 9,500 रुपये, लेकिन बैंक लेगा पूरे 10,000 रुपये, क्योंकि इसमें डेट लिखी हुई है और बैंक इसी डेट को कहेगा, इससे पहले नहीं कहेगा। तो एक तरीके से बैंक ने 9,500 रुपये ऋण दिए, किसको दिए, रुपया तो ए को दिया, लेकिन देनदारी किसकी थी, बी की थी। तो बैंक ने एक तरीके से ऋण दिया बी को 9,500 रुपये, और महीने भर बाद उससे 10,000 रुपये वापस वसूल लिए। तो इसमें 500 रुपये जो है बैंक का ब्याज था। तो इस तरीके से विनिमय बिल की भुनाई की जाती है। और जो विनिमय बिल की भुनाई करने का जो कार्य होता है, ये भी बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब हम आगे जाते हैं, आगे बात करते हैं एजेंसी सेवाओं की। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, एजेंट, है ना। कोई व्यक्ति जब किसी खास मकसद से कोई बात करता है और दूसरे को, सामने वाले को बताता है कि वो उसकी कुछ भलाई की बात कर रहा है, उसे अच्छी बातें बता रहा है और उसे कोई सलाह दे रहा है, तो हम कहते हैं कि वो किसी के एजेंट की तरह बात कर रहा है ना। तो एजेंट शब्द जो शब्द है, ये बिल्कुल एजेंसी शब्द एजेंट से ही जुड़ा हुआ है। जो बैंक होते हैं वो एजेंसी की तरह भी कार्य करते हैं। हम लोगों ने LIC एजेंट के बारे में कई कई बार, ये शब्द बहुत ही प्रचलन में है हमारे आसपास, है ना। कोई व्यक्ति LIC एजेंट होता है तो बताता है LIC की इस पॉलिसी को खरीद लो, आप जो है ये पॉलिसी अच्छी है, किसी पॉलिसी में ज्यादा एडवांटेज है ना। इस तरह की बातें वो राय देता है, कुछ गाइड करता है अपने ग्राहकों को। तो जो बैंक जो एजेंसी का कार्य करते हैं, वो भी इसी तरह का होता है। बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी की तरह जो है गाइड करते हैं, ठीक है। बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी की तरह गाइड करते हैं, सेवाएं देते हैं, उसी को हम कहते हैं एजेंसी की तरह सेवाएं देने का कार्य। बैंक एजेंसी सर्विसेज भी देता है। इसमें बैंक क्या कहता है अपने ग्राहक को, कि उसका कौन सा वो जो ग्राहक है, ग्राहक अगर रुपया जमा करने आ रहा है तो उसे किस तरह का खाता चलाना चाहिए, किस तरह की जमा करनी चाहिए। बचत जमा करनी चाहिए, बचत बैंक जमा करना चाहिए, है ना, या फिर FD टाइम डिपॉजिट चलानी चाहिए, या फिर उसके लिए चालू जमा ठीक रहेगी, है ना, या फिर उसके लिए अ, आवर्ती जमा RD जिसको हम कहते हैं वो ठीक रहेगी, या फिर म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह के जो है कई तरह के राय जब बैंक द्वारा दिए जाते हैं, म्यूचुअल फंड की बात हम आगे करेंगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है। बैंक द्वारा जब इस तरह की कई राय अपने ग्राहकों को दी जाती है, तो उससे हम कहते हैं बैंक एजेंसी की तरह सेवाएं देते हैं, बैंक एजेंसी का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहक के रुपये को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य भी करते हैं। आप नैनीताल में रहते हैं, ठीक है, और आपके फादर दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं, और आपने अपने फादर से कहा कि आपको रुपया चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आपको रुपया भेज देंगे बैंकों के माध्यम से, ठीक है। तो बैंक जो रुपया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करता है, वो भी बैंक का, उसमें बैंक ब्याज भी नहीं देता है, वो जमा वाला कार्य भी नहीं है ना, ब्याज ना तो देता है ना लेता है, ठीक है। तो ऐसे कार्य बैंक की एजेंसी सर्विसेज में आते हैं। और रुपए का स्थानांतरण, ठीक है, ग्राहकों को सलाह देना। हम यहाँ पर देखो, इसको हम लिस्ट बना सकते हैं बैंक के एजेंसी सेवाओं की। बैंक अपने ग्राहकों को सलाह देता है, खासकर मुद्रा के मामले में आर्थिक सलाह देता है, ठीक है, जमा से संबंधित सलाह देता है या ऋण से संबंधित सलाह देता है। इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। बैंक एजेंसी सेवाएं जो है बैंकों की, उसमें सलाह देता है अपने ग्राहकों को,
सलाह कौन सी देता है? ऋण से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति ऋण लेने गया है तो उसे बताएगा कि किस तरह का ऋण लेना उसके लिए ठीक रहेगा, है ना, ऋण लेने की जो सलाह होती है। या फिर जमा करने की सलाह, किस तरह की जमा करना उसके ग्राहक के लिए लाभदायक रहेगा। तो जमा करने, ये दोनों तरह की जो सलाह देता है बैंक, इसको हम कहते हैं बैंक की सलाह देने का कार्य, और ये अपने कस्टमर को ही सलाह देता है। दूसरा कार्य जो है वो है मुद्रा का स्थानांतरण करना। अभी हमने उदाहरण लिया था, आपके फादर दिल्ली में जॉब करते हैं और वहां से आपको नैनीताल रुपया भेज देते हैं, तो इसका मतलब रुपये का स्थानांतरण हुआ है। और स्थानांतरण का जो कार्य होता है इसमें न तो ब्याज, बैंक न तो ब्याज लेता है, न ही ब्याज देता है, ठीक है। तो मुद्रा का स्थानांतरण का कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है, आपको लगता है कि घर में खतरा हो सकता है ना, तो आप उस वस्तु को लॉकर में, बैंक जो है लॉकर की सुविधा देते हैं, आप उस वस्तु को लॉकर में जमा कर सकते हैं। इस तरीके से बैंक अपने ग्राहकों को अनेक तरह की सेवाएं देते हैं। इन सभी सेवाओं को हम कहते हैं कि बैंक एजेंसी की तरह कार्य करते हैं, और ये व्यापारिक बैंक ये सब कार्य करते हैं। फिर अगला कार्य है विदेशी व्यापार में वित्त उपलब्ध कराना। सहायता देना नहीं होता है, इसको कहते हैं विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार के लिए वित्त, वित्त मतलब मुद्रा, रुपया, पैसा, या चेक के रूप में या किसी और रूप में वित्त उपलब्ध कराना। जो व्यापारिक बैंक होते हैं इनकी जो शाखाएं होती है ना, व्यापारिक बैंकों का जो कार्यक्षेत्र होता है वो देश के अलावा विदेशों में भी होता है, ठीक है। तो इनकी जो शाखाएं जो विदेशों में होती हैं वो विदेशी मुद्रा में व्यापार करती है, ठीक है, क्योंकि विदेशों में भारत की मुद्रा तो चलती नहीं है। या अमेरिका का बैंक अगर भारत में है तो अमेरिका का कोई बैंक अगर भारत में है तो वो रुपये में ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ मुद्रा रुपया ही चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत विदेशों के साथ निर्यात और आयात करता है, ठीक है। जब निर्यात और आयात करेगा तो उसकी विदेशी मुद्रा की जरूरत पैदा होगी, ठीक है, विदेशी मुद्रा का लेन देन शुरू हो जाएगा। जब निर्यात करेगा विदेशों को तो विदेशों से उसको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और जब आयात करता है विदेशों से, है ना, विदेशों से जब आयात करेगा तो उसे विदेशियों को मुद्रा देनी पड़ेगी, वो भी विदेशी मुद्रा। यानी जो विदेशी व्यापार होता है विदेशी मुद्रा के रूप में ही होता है, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। लेकिन भारत के लोगों के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, इनके पास अपनी मुद्रा होती है जो कि रुपया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन कोई और भी आ सकती है। मान लीजिए भारत का कोई उद्यमी है, वो चीन में कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, मान लेते हैं, ठीक है। अब चीन में कोई फैक्ट्री खोलना चाहेगा तो वहां व्यवसाय करेगा, वहीं की लेबर लगेगी, वहीं की पूंजी लगेगी, वहां उसे रुपया खर्च करना, मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। चीन की मुद्रा, भारत की मुद्रा अलग अलग है, तो चीन की मुद्रा की डिमांड बन जाएगी उस उद्यमी की वहां। वो क्या करेगा, भारत की या फिर किसी भी व्यापारिक बैंक से संपर्क करेगा और उससे कहेगा कि वो उसके पास भारत की मुद्रा है, वो भारत की मुद्रा रख ले और उसके बदले में चीन की मुद्रा उस उद्यमी को दे दी जाए। और ऐसी स्थिति में उद्यमी फिर मुद्रा प्राप्त करता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, और विदेशी व्यापार में या विदेशों के साथ आर्थिक संबंध में उस मुद्रा का उपयोग करता है। इस तरीके से जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो विदेशी व्यापार में भी मदद करते हैं, विदेशी व्यापार में वित्त उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है व्यापारिक बैंकों का, वो है साख का निर्माण करना। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है साख का निर्माण करना। आइए समझते हैं कैसे बैंक साख का निर्माण करते हैं और किस रूप में करते हैं, और इससे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव होता है, इसकी हम आगे बात करते हैं। साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक साख का निर्माण करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साख क्या है, साख किसे कहते हैं। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
साख का अर्थ होता है उधार या हैसियत। साख का शब्द इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। साख शब्द को इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हैसियत और उधार भी एक दूसरे से आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए प्रक्रियाएं हैं, जुड़े हुए विचार हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उधार मांगता है या ऋण मांगता है, तो ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण मांगने वाले व्यक्ति की हैसियत को ध्यान में रखकर उधार देता है ना। यानी व्यक्ति की हैसियत पर ही उसको मिलने वाले उधार की मात्रा निश्चित होती है। ठीक है, तो हैसियत को भी हम साख कह सकते हैं, और इसी के आधार पर जो उधार दिया जाता है व्यक्ति को, वो उसके हैसियत की एक तरह की माप होती है, उसको भी हम साख कह सकते हैं। हम यहाँ पर जब साख निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हम साख की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बैंक द्वारा ऋणी को दिए जाने वाले ऋण की हम बात कर रहे हैं। साख का मतलब है ऋण। अब हम देखते हैं कि बैंक ऋण देने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करता है, कौन से तरीके अपनाते हैं। एक एक शब्द हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर, वो शब्द है चेक। बैंकिंग की प्रक्रिया में बहुत ही पॉपुलर शब्द है चेक। चेक एक तरह का मुद्रा का विकल्प होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए का नोट नहीं है, उसके बदले उसके पास 1000 रुपए का चेक है, और वो उस चेक को लेकर किसी व्यक्ति के पास या किसी अपने बैंक के पास या किसी दुकानदार के पास जाता है कि उसे 1000 रुपए का सामान दे दिया जाए, तो बैंक चेक को स्वीकार कर लेते हैं। और कई बार जो व्यापारी होते हैं वो भी चेक को स्वीकार कर लेते हैं। तो चेक एक तरह का मुद्रा का विकल्प है ना। जो हमारी जो मुद्रा होती है, बल्कि हम चेक को साख मुद्रा का उदाहरण कहते हैं, साख मुद्रा कहते हैं इसे। साख मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चेक होता है, ये साख उपलब्ध करा, जो सब बैंकों द्वारा साख दिया जाता है या साख उपलब्ध कराया जाता है, साख का निर्माण किया जाता है, वो चेक के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए हम चेक को साख मुद्रा भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चेक के माध्यम से बैंक द्वारा कैसे साख का निर्माण किया जाता है। हम लोगों ने इससे पहले बात की है नकद कोष। इससे पहले हम लोगों ने बात की है नकद कोष और अतिरिक्त कोष की, है ना। नकद कोष क्या होता है? बैंक अपने ग्राहकों की बहुत कम समय में दिए जाने वाले नोटिस के आधार पर, बहुत कम समय के नोटिस पर जो मुद्रा की मांग की जाती है उसके ग्राहकों द्वारा, बैंक के ग्राहकों द्वारा, उस मांग को पूरा करने के लिए, मुद्रा की उस मांग को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास जो नकद रुपया रखते हैं, उसे हम नकदी रखते हैं, उसे हम कहते हैं नकद कोष। ठीक है, और उसके अलावा जो कुल जमा का जो हिस्सा बच जाता है, जो ऋण देने के लिए या ऋण देने के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं अतिरिक्त कोष। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये जमा की, जो जमा का जो अमाउंट है 1000 है, तो बैंक की कुल जमा 1000 हो गई। 10% नकद कोष रखा जाना है, तो 100 रुपया नकद कोष हो जाएगा, और 900 रुपया अतिरिक्त कोष है, जो कि ऋण के रूप में दूसरे लोगों को या ऋणियों को दिया जाता है। अब बैंक इसमें किस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन करते हैं? अब मान लिया ये बैंक ने अपना जो कुल जमा आई थी उसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और तय कर लिया कि 900 रुपये उसने ऋण देने, ऋण के रूप में ऋणियों को उपलब्ध कराना है। अब कोई व्यक्ति आता है, एक बोरोवर आता है, हम व्यक्ति का नाम बी मान लेते हैं, ये फर्म भी हो सकती है। ये बोरोवर आता है बैंक के पास और कहता है कि उसे कुछ ऋण चाहिए। ऋण कितना चाहिए? मान लीजिए उसे ऋण चाहिए 500 रुपए के बराबर। ऋण चाहिए उसे 500 रुपए के बराबर। तो बैंक कहता है ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हमारे बैंक में एक खाता खोल लीजिए, और हम आपके उस खाते में 500 रुपये रख देंगे।
है ना, 500 रुपये डाल देंगे। और आप जो है जब चाहें उस रुपये को चेक के माध्यम से, है ना, सीधे बैंक कभी सीधे जो मुद्रा उसके पास जमा होती है उसी मुद्रा को वापस नहीं करता है, ऋणी को मुद्रा नहीं देता, बल्कि उसके बदले क्या करता है, 500 रुपये का चेक दे देता है। कहते हैं कि आप चेक ले जाइए सारे, और आप 500 रुपये आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। आप चाहे 100 निकालें, 200 निकालें, आप इन 500 रुपये को जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन चेक के माध्यम से निकालेंगे। यानी 500 रुपये की जो मुद्रा होती है, जो नोट होते हैं, वो नोट बैंक को नहीं दी ऋणी को नहीं दिए जाते हैं, नोट नहीं दिए जाते, बल्कि क्या दिया जाता है, चेक दिया जाता है। तो बाजार में अब जो ऋणी है वो चेक लेता है, और एक 500 रुपये 400 रुपये का एक चेक बनाता है, एक चेक लेता है, चेक पर 400 रुपये मेंशन करता है, और दुकानदार को दे देता है कि भाई आपके 400 रुपये की पेमेंट ये आ गई है। और देखो, रुपये की पेमेंट होती है ना, बोला जाता है रुपये की पेमेंट है ना, लेकिन दिया जाता है चेक। ठीक है, तो 400 रुपये नोट के रूप में नहीं जाते हैं, बल्कि चेक के रूप में जाते हैं, और दुकानदार उस चेक को अपने पास रख लेता है, मान लेता है कि पेमेंट मिल गई है, और वो जाकर बैंक में जाकर उसी 400 रुपये के चेक को जमा कर देता है। और जो बैंक होता है, बैंक अपने उसके पास जो रिजर्व है, जो भी अतिरिक्त कोष था, इसी में से 400 रुपये निकालकर जो दूसरा जो दुकानदार था, है ना, दुकान जिसको चेक दिया गया था, हम उस एस मान लेते हैं उस व्यक्ति को, एस के खाते में जमा कर देता है 400। ठीक है, अभी 400 रुपये जमा हो गए, इसमें से 40 रुपये नकदी बन गई, और 360 रुपये अतिरिक्त कोष बन गया फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से अतिरिक्त कोष के रूप में जो ऋण देने की क्षमता होती है, साख का निर्माण होता जाता है। और बैंक के पास से मुद्रा बाहर नहीं निकलती है, सामान्यतः मुद्रा बैंक के पास ही रहती है। जो बाहर जो चलन में जो जो मुद्रा आती है वो होती है साख मुद्रा, चेक के रूप में हो सकती है, ड्राफ्ट के रूप में हो सकती है, विनिमय बिल के रूप में हो सकती है। चेक क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, विनिमय बिल क्या होता है, इसको भी हम आगे बात करेंगे इस पर भी। तो इस तरीके से बैंक साख का निर्माण करते हैं। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हम अगर डिटेल से समझना चाहें, थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा एक इसका उदाहरण देखते हैं। जब बैंक चेक के माध्यम से या किसी साख मुद्रा के माध्यम से लोगों को ऋण देते हैं, तो जो नकदी बैंक के पास जमा होती है, वास्तव में वो नकदी बैंक के पास ही रहती है, और जो जो ऋण जो साख का निर्माण होता है वो चेक और मुद्रा के रूप में होता है। ठीक है, हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बैंक है जिसकी कुल जमा, टोटल जो इसकी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो 1000 रुपये के बराबर हैं। इसका नकद कोष, कैश रिजर्व 1000 हो जाएगा अगर 10% के रेट पर नकद कोष रखा जा रहा है। तो जो इसका अतिरिक्त कोष होगा, यानी ऐसा कोष जो ऋण देने के लिए उपलब्ध है, वो 90% होगा। 10% तो नकद कोष के रूप में हो गया, यानी इस 10% को बैंक किसी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 90% को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। तो 900 रुपये ऋण देने के लिए उपलब्ध हो गए। अब एक व्यक्ति आता है और बैंक वन से इस नकद कोष, इस अतिरिक्त कोष को ऋण के रूप में ले लेता है, और जाकर दूसरे बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, दूसरे बैंक में जमा कर देगा, मान लीजिए दूसरे बैंक में 900 रुपये जमा हो गए, फिर 900 का 10% नकद कोष के रूप में रखा जाएगा, 90 रुपये, और 810 रुपये फिर से अतिरिक्त कोष हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई व्यक्ति आता है, वो 810 रुपये ऋण लेता है, 810 रुपये के साख का निर्माण करते हैं बैंक, 810 रुपये साख दे देते, उपलब्ध कराते हैं। इसको हम कहना चाह रहे हैं कि 810 रुपये का चेक देते हैं, और व्यक्ति इस 810 रुपये के चेक को लेकर तीसरे बैंक में जाता है, B3 तीसरे बैंक में जाता है, और वहां उस बैंक के पास 810 रुपये जमा हो जाते हैं चेक के रूप में। ठीक है, यानी वो बैंक, तीसरा बैंक उस व्यक्ति के खाते में, जो चेक लेके 810 रुपये चेक लेके बैंक में गया था, बैंक उस व्यक्ति के खाते में 810 रुपये जमा कर देता है चेक को लेने के बाद। ठीक है, और उस 810 में से 10% यानी 81 रुपये नकद कोष के रूप में रखा जाता है। शेष 700 कितना होगा, 29, 10 में 1 गया 9, 10 में 8 गया 2, 729 रुपये।
फिर अतिरिक्त कोष हो जाता है। एक व्यक्ति और आता है, वो 729 रुपए का साख ऋण लेता है चेक के रूप में, और उस चेक को ले जाकर चौथे बैंक में जमा कर देता है। तो चौथे बैंक की कुल जमा कितनी हो जाती है? 729 रुपये हो जाती है। अब इसका 10% नकद रख लिया जाता है, नकद कोष के रूप में 72 रुपये 90 पैसा, है ना। और इसी तरीके से जो बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो अतिरिक्त कोष बन जाता है, 656 रुपये 10 पैसा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी अतिरिक्त कोष होता है वो मुद्रा के माध्यम साख मुद्रा के माध्यम से या चेक के माध्यम से ऋण के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति उस चेक को लेकर अगले बैंक में जाता है और अगले बैंक में जाकर वही जो ऋण दिया गया है वो उस नए बैंक की जमा हो जाती है। तो इस तरीके से अगर पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक बैंक है, मान लेते हैं n बैंक है, बैंकों की संख्या n है, ठीक है। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 20, 25, 30, 100, ठीक है। तो अगर n बैंक हैं तो सभी बैंकों की कुल जमा इसी तरीके से n बैंक हैं तो उन सभी बैंकों की जो कुल जमा होती है ना, सभी बैंकों का जो कुल जमा होती है, आप इसको कुल जमाओं का महायोग भी कह सकते हो, तो वो हो जाती है 10,000 रुपए। ठीक है। अब सभी बैंक, अगर बैंकों की जो सभी जमाओं का योग 10,000 रुपए है तो 10% नकद कोष के रूप में रहना है, तो नकद कोष हो जाएगा 1,000 रुपए। और जो अतिरिक्त कोष हैं वो अतिरिक्त कोष हो जाते हैं 900 प्लस 810 प्लस 729, जोड़ते जाएंगे तो आखिर में जो अमाउंट आएगा वो आता है 9,000 रुपए। ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 1,000 रुपये किसी एक बैंक में 1,000 रुपये की मुद्रा नकदी जमा हुई थी, 1,000 रुपये का नोट जमा किया गया था, उस नोट से, सिर्फ उसी नोट से, है ना, यानी उस उस 1,000 रुपये से, ये हो सकता है 10-10 के 100 नोट हो, ऐसा भी हो सकता है, 1-1 रुपए के 1,000 नोट भी हो सकते हैं। अब इसको नोटों की संख्या से नहीं देखेंगे बल्कि मूल्य से देखेंगे। जो 1,000 रुपये एक बैंक में जमा किए गए, जब वो साख निर्माण की प्रक्रिया में, लोन देने की प्रक्रिया में आए, नकद कोष और अतिरिक्त कोष को ध्यान में रखते हुए, तो कुल 9,000 रुपये के ऋण बन गए, 9,000 रुपये के ऋण पैदा कर दिए इसने, है ना। तो इसने 9,000 रुपये की साख मुद्रा का निर्माण किया, 9,000 रुपये के चेक जारी किए, कहने का मतलब ये है। ठीक है। पहले 900 रुपये का चेक जारी हुआ, फिर 810 का चेक जारी हुआ, फिर 729 का, इस तरीके से कुल 9,000 रुपये की साख मुद्रा जारी की गई। तो 9,000 रुपये का ऋण जारी किया, ऋण बैंकों द्वारा बनाया गया, व्यापारिक बैंकों द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अगर बैंक में 1,000 रुपया जमा किया जा रहा है, किसी एक बैंक में 1,000 रुपया जमा किया जा रहा है, तो सर्कुलेशन के माध्यम से जब वह 1,000 रुपया बैंकों के सर्कुलेशन में, ऋण साख मुद्रा के माध्यम से ऋण सर्कुलेशन में आता है, तो वह कुल 9,000 रुपये, अधिकतम 10% की नकदी रखने पर अधिकतम 9,000 रुपये के साख का निर्माण करता है। अगर ये नकदी अगर 10% की बजाय 5% कर दी जाएगी तो साख का निर्माण 9,000 से और अधिक हो जाएगा। और अगर नकदी नकदी जो है 20% कर दी जाएगी तो फिर साख का निर्माण 9,000 नहीं हो पाएगा बल्कि 9,000 से थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंक साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस तरह हमने व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में जाना। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खासकर, ये प्रश्न अक्सर आ जाता है। पिछले 2-3 साल से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कभी 6 नंबर में तो कभी 4 या 3 नंबर में, इससे अवश्य प्रश्न आता है। तो व्यापारिक बैंकों के कार्य, आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगले 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 लेक्चर में हम केंद्रीय बैंक के कार्यों को लेकर आएंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।